नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और इस मौके पर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। और ये मेगा प्लान क्या है? मेगा प्लान ये है कि आगे आने वाला जो एक महीना है, यानी कि 30 मई से 30 जून तक बीजेपी के द्वारा ये प्लानिंग की गई है कि धमाकेदार 50 रैलियों का आयोजन किया जाएगा और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी तमाम रैलियां करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर राजनाथ सिंह हो, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो रैलियां करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक बार फिर से महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ये महाजनसंपर्क अभियान, इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है और इससे कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या जो 9 साल के जो काम है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक बार फिर से 2024 में सत्ता में वापसी कर पाएगी? ये जो काम है और इस जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, इससे विपक्ष की जो कहा जाए कि एक तरह से जो घेराबंदी करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, एक महागठबंधन बन जाए, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो क्या ये जो रणनीति बीजेपी के द्वारा बनाई गई है और इस रणनीति के जरिए महागठबंधन को शिकस्त दे पाएगी? ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने बड़ा व्यापक जनसंपर्क अभियान तय किया और जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम लोग अपने पूरे 9 वर्ष के कार्यकाल के अपने काम, अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में घर घर रखेंगे। तो उसके लिए पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक एक व्यापक जनसंपर्क का कार्यक्रम, जनसंवाद का कार्यक्रम किया है। पार्टी की तरफ से सभी लोकसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम हैं, सामाजिक आधार पर सम्मेलन भी हम लोग करने हैं, अलग अलग स्वरूपों में जनसंपर्क के कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र के लोगों के हिसाब से हम लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करने हैं। 23 तारीख को माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म पुण्यतिथि है। मन की बात का कार्यक्रम है 25 तारीख को। तो एक पूरे कार्यक्रम को हम लोगों ने 1 महीने चलने वाले कार्यक्रम डिजाइन किए हैं। तो बीजेपी का ये जो मेगा प्लान है, इसी को लेकर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डीपी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। डीपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आलोक वर्मा जी, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। देखिए, ये एक मेगा प्लान बनाया गया है और अगले 1 हफ्ते तक क्या भारतीय जनता पार्टी का प्लान है और किस तरह से, जिस तरह से कहा जाए कि विपक्ष जो है एक घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से आप काउंटर कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में जाती है तो गंभीर तैयारी करती है। अगले 1 महीने हम लोगों ने एक व्यापक प्लान खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए बनाया, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे जी। उसमें हम लोगों के बीच जाएंगे, किस तरीके से योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने काम किया है, कैसे आमूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है, कैसे देश भर में परिवर्तन आया है, क्या तब्दीली आई है, आम आदमी का जीवन कैसे बेहतर हुआ है, लोग कैसे रोजगार से जुड़ पाए हैं, सड़कों का हाल क्या है, बिजली पानी पर हमने किस तरीके का काम किया है। तो सारी बातें लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जाएंगे। कई जनसभाएं भी होंगी, पूरे प्रदेश में जनसभाएं होंगी। मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए और किसी भी संगठन के लिए जरूरी होता है, अगर सरकार संगठन एक ही है तो कि वो सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाए। 2014 से केंद्र में हमारी सरकार है, 9 साल हमारे पूरे होने जा रहे हैं। योगी जी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी जी को सौभाग्य दिया है, भारतीय जनता पार्टी के काम पर भरोसा किया है। तो निश्चित रूप से जो काम हमने किया है उसे जनता के बीच ले जाने का दायित्व हमारा है
2024 का इलेक्शन आने से पहले, 2024 का चुनाव आने से पहले हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बातें लोगों के सामने रखेंगे। इस तरीके से परिवर्तन उत्तर प्रदेश में आया है। भारतीय जनता पार्टी को आलोक जी लगा है, क्या उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रणनीति बदली गई है? वैसे देखा जाए तो चुनाव के वक्त इस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो आयोजित की जाती हैं, लेकिन उससे पहले कहा जाए कि चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन उससे पहले 50 रैलियां और तो तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है आपका वो रैलियां करता हुआ नजर आएगा। खुद प्रधानमंत्री जी भी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो क्या माना जाए कि कर्नाटक में जो हार मिली है उससे कहा जाए कि एक सबक मिला है और उसके बाद से और भी जोर शोर से तैयारी जो है वो आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? आलोक जी देखिए, मैं तो कोई भी इलेक्शन हो, 2014 का रहा हो, 2017 का रहा हो उत्तर प्रदेश में, 2019 का रहा हो, 2022 का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच जाती है। और मुझे लगता है कि किसी भी संगठन के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि वो अपने विचारों को, अपने कामों को जनता के बीच ले जाएं। और यही दायित्व दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई नया एंगल, कोई नया कोण तलाशने की जरूरत नहीं है। एक रूटीन प्रक्रिया है। जिस तरीके का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है, केंद्र सरकार ने जो काम किया है, प्रदेश सरकार ने जो काम किया है, उसे जनता के बीच ले जाने का हमारा दायित्व है। उस दायित्व को हम पूरी गंभीरता से पूरा करें। बिल्कुल। तो देखिए, जनता के बीच जो तमाम सरकार के काम करवाए जा रहे हैं उनको ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा और कितना सफल होंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सोचने के लिए निश्चित तौर पर मजबूर हुई है। हमारे साथ डीपी सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए हैं। डीपी सिंह जी, आप देखिए, कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी जीत जो है वो कर्नाटक में हासिल की है, लेकिन उत्तर की राजनीति और दक्षिण की राजनीति में काफी अंतर है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से कहा जाए कि जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जीत हासिल की और उसी वक्त आप देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो निकाय चुनाव हुआ उसमें भी एक बम्पर जीत हासिल की है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि मुकाबला करेगी भारतीय जनता पार्टी का? शांतनु भाई, मैं बहुत ही सावधानी से, बहुत ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को यदि कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए नहीं है। ये केवल और केवल विज्ञापन की सरकार है। ये 365 दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। इनके सारे कार्यकर्ता, नेता और सरकार इनको जनता के दुख दर्द से, समाज के, प्रदेश के, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये चाहे अब ये 1 साल इनके पास बचा है, 9 साल इनके पूरे हो गए हैं, आखिर ये जनता को समझते क्या है? इन्होंने शायद जनता को बिल्कुल पता नहीं क्या समझ लिया है। जिस जनता के वोटों के बल पे ये विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बने और देश की सत्ता चलाए, क्या जनता 2014 के इनके लोक संकल्प वादे में जो मोदी जी पूरे देश में घूम घूम करके बड़ी बड़ी डींगे और बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते थे और जो अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, क्या 9 साल वो पूरा हो गया है? कोई वादा इन्होंने पूरा किया है? चाहे वो काला धन लाने की बात रही हो, चाहे ये जो है 2G घोटाले में नेताओं को जेल भेजने का काम रहा हो, चाहे 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने का काम की बात कही हो, चाहे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष इन्होंने नौकरी देने की बात कही हो, चाहे 200 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही हो। मैं बताऊं शांतनु भाई, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। कल ही हम ज्येष्ठ के बड़े मंगल, तीसरे बड़े मंगल को मैं अयोध्या जी गया था। मेरे एक मित्र आए थे दिल्ली से, अयोध्या में गया था। एक हमारे मित्र वहाँ के पूर्व विधायक भी वहाँ पे साथ में थे। सच बताऊं सर, और भाजपा के किसी भी नेता से, किसी भी प्रवक्ता से ये बात कीजिए तो ऐसा अयोध्या के विकास का जो वर्णन करते हैं कि लगता है दुनिया में ये जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर हो गया हो। सच्चाई तो ये है शांतनु भाई, कल के बाद में पूरी आपको वीडियो यहाँ पे
दिखा सकता हूं कि जैसे किसी शहर में किसी बिल्डिंग में एक भूकंप आ जाता है और पूरा भूकंप के बाद तबाह हो जाता है, वो हालात हमारे अयोध्या जी का है। सारी के सारे तोड़ फोड़, न जाने कितने सड़क टूटे हुए हैं, निकलने का गाड़ी 4 व्हीलर तो छोड़ दीजिए, 2 व्हीलर और पैदल निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और ये इनका 9 साल पूरा हो गया है। जनवरी में ये इनका वादा है कि कह रहे हैं कि मैं राम जन्मभूमि का जो है उसका उद्घाटन करेंगे। सच ये है कि इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा डीपी अब जी, जनता इनको जिस डीपी जी अब ये बता दीजिए, डीपी जी अब ये बताइए, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश कब आएंगे? पैदल यात्रा जो है जिस तरह से कहा जाए कि निकाली जाएगी, वो कब निकाली जाएगी? शांतनु भाई, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी हमने कर्नाटक में और 2 महीने पहले हम हिमाचल में इनसे सरकार छीनी है, और जिस तरीके से जनता में इनके खिलाफ रोष है, चाहे वो युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, किसान, हर वर्ग का आदमी इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं। हम लोग गांव के लोग हैं शांतनु भाई, हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया डीपी जी, मैं वापस आऊंगा। मैं आऊंगा आपके पास। सभी मेहमानों से मैं एक एक प्रतिक्रिया लेता हूं, उसके बाद डीपी जी आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का। मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ फखरुल हसन जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। फखरुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखा आपने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक मेगा प्लान बनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश में आकर कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां करेंगे। इसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे वो अमित शाह हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, और ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो रैलियां करते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? अभी तक देखिए गठबंधन को लेकर ही कहा जाए कि एक असमंजस की स्थिति अभी तक फखरुल जी बनी हुई है। किस तरह से तोड़ निकालेगी भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह से मुकाबला करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रैली करने जा रही है तो भाजपा को ये बताना चाहिए कि ये सरकारी रैली होगी या भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये जनता के पैसे से रैली की जाएगी या भाजपा के पैसे से की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल की 2 बड़ी उपलब्धि है, एक नोटबंदी और दूसरा काला किसान, जो किसानों के लिए काला कानून लाए थे, दोनों वापस लेने पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के मोर्चे पे, किसानों के मोर्चे पे, महंगाई के मोर्चे पे, सब मोर्चों पे फेल है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये आश्वस्त है कि सामान्य विचारधारा वाले दल पूरे देश में एक मंच पे एक साथ आएंगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए, जो दूध और दही पे गरीब से टैक्स लेती है, जो किसान के खिलाफ है, जो मजदूर के खिलाफ है। और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार समान विचारधारा वाले दलों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। दूसरे नेता भी हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो या आदरणीय ममता बनर्जी हो, वो भी इस प्रयास में पूरे देश में विपक्षी एकता के लिए प्रयास किया जा रहा है। 1 साल का भी समय है और हम समझते हैं आने वाले समय में वो तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी, क्योंकि जो चुनाव का टाइम करीब आएगा, जो जनता है वो भाजपा से वही सवाल पूछेगी, वही वादे याद दिलाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार। तो इन वादों का क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब भी रैली में जाए तो हम तो पूछना चाहते हैं नौजवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से, मजदूर की तरफ से, कि जो वादे आपने बेरोजगार नौजवानों से किए थे, जो किसानों से किए थे, उन वादों का क्या हुआ? महंगाई से परेशान जनता से किया था, दूध और दही पे आपने टैक्स ले लिया। एक सभी विपक्षी दल जो है वो साथ में आकर गठबंधन बनाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ। अब क्या वजह? देखिए समाजवादी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी क्यों नहीं शामिल हुए, मैं ये कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को जाना था, लेकिन परिवार में एक मिट्टी हो गई, और जब परिवार में मिट्टी हो गई तो हमारे लिए परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि हम उस शपथ ग्रहण समारोह में जा पाए, इसलिए हम उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए तो इसका यह मतलब नहीं है कि विपक्ष की एकता नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी और उनकी सदस्यता निरस्त करने का बात आई थी, तो सबसे पहले विरोध करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। तो देखिए, विपक्ष पे जहां कहीं बात आती है, चाहे वो कांग्रेस पे आए या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी
आदमी पार्टी के खिलाफ भी अभी एक अध्यादेश आया था, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ भी खड़ी थी। पूरे देश में समान विचारधारा वाले दल एक साथ एक मंच पे आएंगे, ये हम समाजवादियों को विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह ये ढूंढने का प्रयास करती है, हर जगह स्पेस बनाने का प्रयास करती है कि विपक्षी एकता किसी तरीके से बिखर जाए, तो वो विपक्षी एकता बिखरने वाली नहीं है। सभी समान विचारधारा वाले दल वो एक मत है इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को इस बार हटाना है। ठीक है, वापस आऊंगा मैं आपके पास फखरुल हसन जी। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी भी जुड़ गए हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये देखिए, जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाए कि कर्नाटक की हार के बाद एक मेगा प्लान जो तैयार किया गया है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या ये कर्नाटक में जिस तरह से हार हुई है, क्या उसके परिणाम स्वरूप ये देखा जा रहा है, या फिर किस तरह से देखते हैं आप इसको? या फिर कहा जाए कि 2024 की जो तैयारी है उसको एक बहुत ही बड़े तरीके से करने की जो तैयारी है उसकी शुरुआत हो गई है? किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मेगा प्लान को? शांतनु जी, भारत देश बहुत बड़ा है और किसी भी विधानसभा चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पे लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता। देखिए, 2018 में कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसी कर्नाटक के 28 लोकसभा में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2018 में छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी जी। और एक साल बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश के 29 सीटों में 28 पर कांग्रेस जीत गई, राजस्थान के 25 में 24 जीत गई, छत्तीसगढ़ के 11 में 9 जीत गए। मजेदार बात यह देखिए कि 2019 में दो राज्यों में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ। उड़ीसा की जनता जो है लोकसभा के लिए बीजेपी को 8 सीट दी है और वहां पे नवीन पटनायक को। तो यानी जो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, विधानसभा का उसको जो है जीत हार के नजरिए पे उससे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। और अभी जो है फखरुल भाई एक बहुत अच्छी बात कहे कि विपक्ष जो है एकजुट है। अब देखिए, आप आज की तारीख में 15 राज्यों में बीजेपी की, 6 राज्यों में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 9 राज्यों में मिलीजुली सरकार है, 7 राज्यों में कांग्रेस है, 4 में उसकी अपनी सरकार है और बिहार, झारखंड, तमिलनाडु में मिलीजुली सरकार है। यानी 7 और 15 जोड़ देंगे तो 22 बचे 6 राज्य। कौन कौन? दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब देखिए, इसमें तमाशा देखिए, जो विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, इसमें कौन ऐसा है जो भाजपा के गोदी में बैठ करके खेला बढ़ा नहीं? ममता बनर्जी जो है 1999 में, 2003 में मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही। नवीन पटनायक जो है 3 तलाक के मसले पर जो है संसद से गैर हाजिर हो गए। जीएसटी और नोटबंदी पर जो है वह जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखे। आर्टिकल 370 पर जो खड़े दिखे। जो चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए आंध्र प्रदेश में, फिर आप जगन मोहन रेड्डी को देख लीजिए भाजपा के साथ, और आप देख लीजिए नवीन पटनायक अभी नीतीश कुमार जी मिलने गए थे, किस तरह से उनको वापस कर दिया और फिर तुरंत जो है आकर के मोदी जी से मिले। लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष जो है इस देश में मजबूत होना चाहिए, लेकिन प्रतिरोध का प्रस्तावना भी इतना बड़ा होना चाहिए कि सत्ताधारी पार्टी को लगे कि हमें चुनौती मिल रही है। इस देश में एकमात्र समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जो कि भाजपा के साथ जो है गलबैया नहीं की है, और जो है स्टालिन की पार्टी है। बाकी इस देश में कौन सा विपक्ष है? ये राजनीति मौके की मोहताज होती है और कभी भी ये भाजपा के साथ कंधा जोड़ सकते हैं। तो देश की जनता जो है इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है, मेरा मानना है जी। और जिस तरह से देखिए 2024 की अगर बात की जाए विपक्ष के नजरिए से, तो अरविंद जी, आप कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच भी आप देख रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है उनके भी बयान आपने सुने होंगे, लगातार इस तरह के बयान जो उनके सामने आए हैं, उसके बाद से एक वो अंडरस्टैंडिंग वहां पर नहीं बन पा रही है। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद हमने देखा कि ममता बनर्जी का बयान आया और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को शामिल करने की एक पहल कहा जाए कि शुरू की है। अखिलेश यादव जी का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में जो जहां पर मजबूत होगा उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ दल जाएंगे और ये जो है एक अलग जो धड़ा है वो बनेगा और बाकी अन्य जो राजनीतिक दल है वो अलग धड़ा बनेगा। तो क्या कुल 3 मोर्चे कहा जाए कि 2024 में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सभी दलों की तो नहीं बन पा रही है। अरविंद जी। जी शांतनु जी, देखिए 2-3 बातों को गौर करना। उत्तर प्रदेश में
उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, ये कांग्रेस की जमीन को उस पर कब्जा करके अपनी हुकूमत स्थापित की है। अखिलेश यादव जी कभी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत। मुझे याद है 1990 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस की जो राजेंद्र कुमारी वाजपेयी अध्यक्ष थी, बलराम सिंह यादव बड़े नेता थे, दोनों लोगों ने कांग्रेस शीर्ष हाईकमान को कहा कि मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन मत दीजिए क्योंकि वो जमीन खा जाएंगे। लेकिन कांग्रेस शीर्ष हाईकमान नहीं मांगा और वैसा हुआ। 1990 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में कभी भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना। वही हाल बिहार में भी हुआ। पश्चिम बंगाल में क्यों ममता बनर्जी जो है कांग्रेस को स्पेस देगी, जिसकी जमीन पर खुद जो है अपनी हुकूमत स्थापित की है। तो कुल मिलाकर के उसी शर्त पर समझौता होगा कि कांग्रेस इन राज्यों में जो है अपने उम्मीदवार कम से कम खड़ा करे। लेकिन मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो किसी भी कीमत पर इन शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये मान करके चलिए कि विपक्षी एकता के तौर पे जो है कोई बहुत बड़ा गठबंधन तैयार नहीं होने जा रहा है, ना कोई 7 सिंबल पे लड़ करके जो है कोई विपक्ष के सामने महत्वपूर्ण चुनौती पेश करने जा रहा है। ये अपनी अपनी सियासत को मजबूत करना है और अपने राज्यों में खुद को मजबूत करना है। राजनीतिक दलों के विशेष रूप से क्षेत्रीय छत्रकों की अपनी जो है प्राथमिकता शीर्ष पर हो। बिल्कुल देना चाहता हूं जी फखरुल जी, कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष के लिए राह आसान तो नहीं होने वाली है क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है तमाम विपक्षी दलों। देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथी थे, हमारे साथी ने नहीं बताया कि वो कहां चले गए। महाराष्ट्र में जो भाजपा के साथी थे वो कहां चले गए, ये नहीं बताया। पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी के साथी थे वो कहां चले गए, ये नहीं बताया। तो देखिए मैं जानता हूं आपकी विचारधारा क्या है, हमारी आप पे से बहुत से मुद्दों पे बहस होती रहती है। और जब आप ये कहते हैं कि दूसरे जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने कांग्रेस के उस वोट बैंक पे कब्जा कर लिया, मैं कभी भी उस पे सहमत इसलिए नहीं होता क्योंकि मुझको याद है कि वो जब वीपी सिंह का दौर था, जिस समय पे कांग्रेस से टूट के वो दूसरा दल बनाए थे, तो सभी ने तो कांग्रेस के उस वोट बैंक पे कब्जा किया। क्या भारतीय जनता पार्टी उससे अलग है? क्या आप अपने आप को अलग मानते? हम उनके साथ चले जाएंगे तो कांग्रेस का वोट बैंक उनके पास से खिसक जाएगा, लेकिन आप अलग रहेंगे तो आप नहीं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है जिससे वो विपक्ष की एकता को कुठाराघात उन पे हमला करने का काम करते हैं। लेकिन जो सामान्य विचारधारा वाले दल हैं, जो नहीं चाहते कि ये देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति हो, जो ये नहीं चाहते कि देश में हिंदू और मुसलमान की बात हो, नौजवान और किसान की बात ना हो, वो सब दल एक साथ एक मंच पे आएंगे। और समाजवादी पार्टी ये संकल्प ले चुकी है कि हमें चाहे जितना बड़ा त्याग करना पड़े हम त्याग करेंगे, लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की इस जन विरोधी पार्टी को, इनकी नीतियों के खिलाफ हम सब एक मंच पे एक साथ आएंगे। ठीक है, छोटा सा जवाब अरविंद जी, उसके बाद में आलोक जी के पास आता हूं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने बिहार की बात की फखरुल भाई। नीतीश कुमार जी जो 16वीं विधानसभा का चुनाव आरजेडी के साथ मिल करके लड़े और 9 महीने बाद ही निकल करके भाजपा की गोदी में जाकर के बैठ गए। इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव बाद जो है आरजेडी के साथ रहेंगे? और एक तथ्य अभी सामने आ रहा है कि शिवसेना के अंदर खाने में भाजपा की बातचीत चल रही है। शिवसेना की भाजपा की केमिस्ट्री जो है दशकों तक रही है। तो आप इस बात को जो है खूंटा बांध लीजिए कि भविष्य में जो राजनीति होगी उसको आज आप पढ़ नहीं सकते। सभी लोगों को सत्ता केंद्रित राजनीति प्यारी होती है और सभी लोग चाहते हैं कि सत्ता का भागीदार बन करके राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करें। तो यह चाहे शिवसेना हो, चाहे वो आपका आरजेडी हो, चाहे सपा हो, सबकी प्राथमिकता में होती है। क्या आप जो है, मुझे तो नहीं लगता है कि आप जो है उत्तर प्रदेश में 5 सीट भी कांग्रेस को देंगे, क्योंकि वो कहा जाता है कि दूध का जला जो मट्ठा फूंक करके पीता है। 2017 में कांग्रेस के साथ कलबहिया करके आप लोगों का कितना नुकसान हुआ, यह आप भी अच्छी तरह से जानते हो जी। ठीक है, आलोक जी मैं आऊंगा आपके पास। डीपी सिंह जी, देखिए डीपी सिंह जी ने आरोप ये लगाया आलोक जी कि आपने वादे बहुत सारे कर दिए थे लेकिन उनको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि काला धन का वादा किया, वो पूरा नहीं हुआ। 2G घोटाला हुआ, उसके गुनहगारों को आप जेल में डालेंगे, वो आपने नहीं डाला। ये तमाम आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि देखिए विधायकों का एक सम्मेलन भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कराने के लिए जा रही है और मुंबई में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। इसमें बीजेपी के जो तमाम देश भर के विधायक हैं वो वहां पर जुटने वाले हैं। तो इसको लेकर भी क्या जानकारी अभी तक मिल पा रही है आलोक जी, वो भी बताइए। आलोक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो आलोक जी को आवाज नहीं आ पा रही है। मैं डीपी सिंह जी, आप पूछना चाह रहे थे। डीपी सिंह जी, देखिए शांतनु भाई, हमारे सपा के मित्र
फखरुल चांद भाई और हमारे वरिष्ठ पत्रकार के बीच में काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई विचारों को लेकर के और देश की राजनीतिक समीकरण के विश्लेषण के ऊपर। तो मैं इसमें कांग्रेस के ऊपर ही आधारित पूरा बात थी। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को सरकार चलाना और देश चलाना बहुत अच्छी तरह आता है और मुझे समाजवादी पार्टी से सीखना है और ना भारतीय जनता पार्टी से सीखना है। कांग्रेस जन आंदोलन की पार्टी रही है। मैं कांग्रेस कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान सम्मान से समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए। अभी 2009, भाई अरविंद जी की बात को मैं कहता हूं, 2009 कोई बहुत दिन नहीं हुआ है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ प्रभारी थे। दिग्विजय सिंह जी को मैं अपना एक राजनीतिक गुरु मानता हूँ। हम लोग साथ में थे और हरदोई के दौरे पे थे। उस समय समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही थी। 2004 में हम 9 सीटें जीते थे। 9 सीटों में मैक्सिमम सांसद चाहते थे नहीं सपा से गठबंधन हो जाए और सपा 9 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। 10 सीटें नहीं दे रहे थे। यहाँ पे अन्नू टंडन जी का उन्नाव का पेज फंसा हुआ था। अंतोगत्ता दिग्विजय सिंह जी ने हठ धर्मता करके जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। और आपको बता दो कि मात्र मैंने 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था 2009 में और 15 सीटें ऐसे समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया गया था। इसमें लखनऊ में भी था, गोरखपुर था और सपा के जो क्षेत्र वाले, क्योंकि इन्होंने अमेठी और रायबरेली में अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाया था। आपको जब रिजल्ट आया था तब कांग्रेस 22 सीटें जीतने का काम किया था और सपा 22 सीटें थी। उसके बाद जब उपचुनाव, क्योंकि अखिलेश यादव जो 2 जगह चुनाव लड़े थे, कन्नौज से फर्रुखाबाद से, जब एक जगह उन्होंने फर्रुखाबाद उन्होंने जो है इस्तीफा दिया और श्रीमती डिम्पल यादव जो चुनाव लड़ी उपचुनाव में 6 महीने के अंदर, तब राज बब्बर जी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और शानदार जीत दर्ज की और 23 सीटें कांग्रेस की लोकसभा में हो गई। तो ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में या वेस्ट बंगाल में ये सपा और या तृणमूल कांग्रेस कोई क्षेत्रीय दल ये कहे कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का जो है एक मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता कर लेगी, तो ये कहीं नहीं होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं विपक्ष की एकता होनी चाहिए। कांग्रेस ने अभी पिछले चुनाव में मोदी जी की सरकार थी। ठीक है, डीपी जी में बात कर रहा हूं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस शानदार जीत दर्ज किया था। ठीक है, कांग्रेस सक्षम है। हाँ, विपक्ष की एकता होना चाहिए। जो विपक्षी एकता कांग्रेस के अपने मान सम्मान स्वाभिमान आलोक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? आलोक जी, आलोक जी, क्या आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी जी। आलोक जी, देखिए कई जो कहा जाए कि आरोप डीपी सिंह जी लगा रहे हैं, उनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन एक कहा जाए कि जो एक विधायकों का एक सम्मेलन जो है वो भी बुलाया गया बीजेपी की तरफ से। क्या मकसद है इस विधायकों का सम्मेलन बुलाने का? और जिस तरह से डीपी सिंह जी कह रहे हैं कि आपने देखिए तमाम वादे किए, उनको पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2G घोटाला किया, उसके जो तमाम कहा जाए कि आरोपी थे उनको आपने जेल में नहीं डाला, काला धन जो है वो वापस नहीं आया, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जितना डीपी सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं, जितना हमने कार्रवाई की है उसी में हंगामा मचा हुआ है। सोनिया गांधी जी, गांधी फैमिली, बाकी लोग, दूसरे लोग, पता नहीं हम पर क्या क्या सवाल कर रहे हैं। सीबीआई ईडी छापा डाल रही है, ये सवाल हमारे ऊपर खड़ा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक समाजवादी पार्टी के साथी ने एक बार बहुत बड़ी बात की थी, जब आपने सवाल किया था कि कर्नाटक में आप दिखाई नहीं दिए, ना अखिलेश यादव दिखाई पड़े ना कोई और दिखाई पड़ा, और उन्होंने कहा था कि एक आकस्मिक स्थिति पैदा हो गई थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अखिलेश यादव के अलावा भी क्या पार्टी में 2, 4, 6, 7, 8 चेहरे और हैं कि नहीं है, कोई और क्यों नहीं गया। दरअसल ये जो परिवारवाद की पार्टी है, जो भाई भतीजावाद की जो पार्टी है, इस तरह के दल जो चल रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के लोग, उससे हिंदुस्तान के लोग अब तंग आ चुके हैं। हिंदुस्तान के लोग ऐसे लोग चाहते हैं जो सेवा के लिए आगे बढ़े, सेवा के लिए सत्ता में आए
और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर उन्हें एक पार्टी मिली है, एक ऐसा दल मिला है जिसके कार्यकर्ता देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। शायद इसीलिए पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के साथ ही, समाजवादी पार्टी के साथ ही और दूसरे साथ ही बहुत उत्साहित थे ये जो नया गठबंधन बन रहा है उसकी वजह से। इसका क्या कुछ निकल के आ सकता है, इसका अगर आपको अंदाजा लगाना हो तो 2019 से लगाने। होता क्या है कि जब चावल हमें देखना होता है ना, तो एक चावल कोई हम निकालते हैं, उसको टटोलते हैं और समझ आलोक जी, जाते मैं हैं वापस कि आऊंगा आपके पास। फखरुल हसन जी, देखिए जिस तरह से कहा उन्होंने कि अखिलेश यादव, या कहा जाए कि परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार में कई वरिष्ठ नेता हैं। परिवार में एक तरह से आपने कहा कि जिस तरह की वहां पर घटना हुई थी उसके बाद जाना जो है वो शायद संभव नहीं था, लेकिन अन्य कई वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो नरेश उत्तम पटेल जी हैं या फिर अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी तो भेजा जा सकता था। ये सवाल वो खड़ा कर रहे हैं। अगर आपको इनविटेशन दिया जाए और आपके जगह पे किसी और को भेज दिया जाए, ये कैसे संभव है? आदरणीय अखिलेश यादव जी का इनविटेशन था उस मंच पे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्र जब कह रहे हैं कि अरे कहीं शपथ ग्रहण कर्नाटक कोई कानपुर नहीं है कि जहां पे कोई ऐसे ही चला जाता। अरे साहब, हवाई जहाज से जाना पड़ता और सुबह ही वो घटना हुई और उसके बाद आप कितनी जल्दी सोचते। ठीक है फखरुल जी, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले